Hello my dear student, this is मनोज कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फिजिक्स गुरु एम कुमार। और आज है अपना लेक्चर नंबर 31 चैप्टर 2 वैद्युत विभव एवं धारिता। तो देखिए इस चैप्टर का ये पोर्शन वैद्युत विभव अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसको पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं और आज स्टार्ट करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है धारिता। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक आज के लिए वैद्युत धारिता की अभिधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यानी कैपेसिटेंस का यह मीनिंग क्या है, ये किस राशि को या किस चीज़ को हमें बोध कराने की कोशिश कर रहा है उसको समझना है। तो देखिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमारे पास कोई बर्तन है, चाहे ये बीकर हो, बकेट हो, कोई भी बर्तन जिसमें हम द्रव भर रहे हैं। तो जैसे हम मान लो पानी ही भर रहे हैं, तो जब इसमें आप यहाँ देखेंगे कि जैसे जैसे इसमें जल की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे इसका जो तल है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी इसमें हम जल की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो इसका लेवल ऊपर की ओर उठ रहा है। तो लेवल ऊपर की ओर उठेगा जैसे जैसे हम जल की मात्रा इसमें यानी ज़्यादा मात्रा इसको देते जा रहे हैं। तो इस बर्तन की एक क्षमता है, जैसे ही ये इस लेवल तक जल पहुंच जाएगा उसके बाद ये फैलना स्टार्ट हो जाएगा जल, इससे ज़्यादा इसमें स्टोर नहीं कर सकते। जैसे सपोज ये 1 लीटर की बोतल होती तो इसमें हम 1 लीटर जल ही भर सकते हैं। 2 लीटर का बर्तन है तो उसमें हम 2 लीटर ही जल भर सकते हैं। यानी वो है बर्तन में द्रव को धारण करने की क्षमता। तो धारिता का यहाँ कॉन्सेप्ट धारण करने की ही क्षमता से है, लेकिन यहाँ चूंकि वैद्युत धारिता की बात हो रही है तो यहाँ हम बात करेंगे चालक की। तो चालक को जैसे जैसे हम आवेश देंगे वैसे वैसे इसका विभव बढ़ता जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था कि जैसे जैसे इसमें जल की मात्रा बढ़ाते जा रहे थे इसका तल बढ़ता जा रहा था। यानी इस जल के केस में हम तल ले रहे हैं और यहाँ ले रहे हैं विभव। तो ध्यान से समझना कि और यहाँ इस बर्तन में हम क्या भर रहे हैं, जल या अन्य कोई द्रव, और यहाँ वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश तो इनको कंपेयर करके चलिए, जल की जगह हम वैद्युत आवेश दिमाग में रखेंगे और तल की जगह वैद्युत विभव। विभव का मतलब यहाँ वैद्युत विभव से ही है। दोबारा लिख देता हूँ, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव। तो देखें जिस प्रकार किसी बर्तन में जल की मात्रा बढ़ाने पर उसका तल बढ़ता चला जाता है, तल ऊंचा उठता चला जाता है, ठीक इसी प्रकार जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसका वैद्युत विभव बढ़ता जाता है। और देखें बर्तन में जल भरा जा रहा है और यहाँ चालक को आवेश दिया जा रहा है। और आप लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है कि जो आवेश है चालक के बाहरी पृष्ठ पर ही स्टोर होता है। तो इन दोनों केस में अंतर इतना ही है, इसमें जल बर्तन के अंदर भर रहा है और यहाँ पर आवेश कहाँ भरा जा रहा है, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं भरा जा रहा है, यानी इस पर संचित हो रहा है तो वो इसके बाहरी पृष्ठ पर। तो जैसे जैसे आवेश बढ़ाते जाएंगे इसका लेवल भी बढ़ता चला जाएगा आवेश का, इस तरीके से। तो यहाँ ये जो लेवल है एक तरीके से यही क्या बता रहा है, वैद्युत विभव को। तो जिस प्रकार इस बर्तन में एक निश्चित मात्रा में ही द्रव भरा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार किसी चालक पर भी एक निश्चित मात्रा तक ही आवेश दिया जा सकता है। उससे ज़्यादा अगर हम आवेश देने का प्रयास करेंगे तो ठीक यहाँ इस वाले केस की तरह कि जैसे बर्तन जब फुल भर गया तो उस पर और जब जल भरने की कोशिश करेंगे तो वो फैलने लगेगा। ठीक इसी प्रकार एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा आवेश देने के बाद जब उसकी क्षमता, जो धारण करने की क्षमता है, जो आवेश को स्टोर करने की क्षमता है, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वो आवेश वायुमंडल में विसर्जित होने लगेगा। यानी उसका वायुमंडल में क्षरण होगा आवेश का, तो इंसुलेशन टूट जाएगा। जैसे मान लो इस ये चालक के चारों ओर वायु है तो वायु का इंसुलेशन टूट जाएगा।
हमने पिछले लेक्चर में बताया था 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम तक तीव्रता को ही सहन कर सकती है वायु। इसके बाद उसमें वैद्युत रोधन समाप्त हो जाता है और वहाँ चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, तो आवेश इस पर ट्रांसफ़र होने लगेगा वायु में, यानी वो डिस्चार्ज होने लगेगा, एक तरीके से फैलने लगेगा, जैसे यहाँ द्रव ओवरफ्लो होने लगता है। तो यही उसकी क्षमता, आवेश की एक निश्चित मात्रा को ही ग्रहण कर सकता है, यही क्षमता उसकी क्या है, वैद्युत धारिता। तो देखें, जैसे जैसे जल की मात्रा बढ़ाई तल बढ़ता गया, जैसे जैसे चालक को वैद्युत आवेश दिया वैद्युत विभव बढ़ता गया, यानी जो वैद्युत विभव है वो आवेश के सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती है, उसी अनुक्रमानुपात में बढ़ता है, दैट इज Q प्रोपोर्शनल टू V। समानुपाती होगा दिया गया आवेश विभवांतर के। तो समानुपाती का अगर चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है C। यहाँ जो C है यही कहलाता है वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता। तो यहाँ से अगर C निकालें तो कितना आया, Q/V। तो एक तरीके से हम क्या परिभाषा बना सकते हैं कि किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है वही उसकी धारिता है। और इस व्यंजक से भी हम एक परिभाषा बना सकते हैं कि चालक को, यहाँ देखिए पहले समझ लीजिए, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में तथा इसके कारण, किसके कारण, चालक को दिए गए आवेश के कारण उसके विभव में हुए परिवर्तन के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। और इस परिभाषा को हम यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, तो इस डेफिनेशन से, वो इस व्यंजक से क्या डेफिनेशन बनेगी, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा इसके कारण उसके विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो देखिए ये डेफिनेशन आ गई। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो देखो, इस जो वैद्युत धारिता है उसका मात्रक होता है फैराड। इस फॉर्मूले से निकालें तो क्या आएगा, कूलाम पर वोल्ट। पहले ये लिख देते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट, ये ऐसा ही मात्रक हुआ उसका, या इसको हम फैराड भी कह देते हैं और इसको एफ से लिखते हैं। तो किसी चालक की जो धारिता होगी वो फैराड में मेज़र की जाएगी। जैसे बर्तन की जो धारिता है, किसी भी बर्तन की धारिता लीटर में मेज़र की जाती है कि 1 लीटर का बर्तन है, 2 लीटर का, 3 लीटर का, 4 का, 5 का, 10 का, 15 का, 20 का। लेकिन यहाँ जब चालक की वैद्युत धारिता की बात करेंगे, उसके वैद्युत आवेश को ग्रहण करने की क्षमता की बात करेंगे, तो उसका मात्रक फैराड होगा। तो देखें, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो फैराड है ये धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। यानी 1 फैराड, जैसे हम ये आपसे कहें कि 1 लीटर की बोतल की बात करें, तो आपके दिमाग में 1 लीटर की बोतल का साइज अप्रोक्सीमेट दिस, एक साइज आपके दिमाग में पैदा हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें 1 फैराड के चालक का आकार कितना होगा, अगर हम 1 फैराड धारिता का कोई चालक लें तो उसका आकार कितना होगा, तो वो आकार बहुत बड़ा होगा, पृथ्वी के आकार से भी बहुत बड़ा। उसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना बड़ा होगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मात्रक हो गया।
तो व्यवहारिकता में हम अन्य मात्रक यूज़ करते हैं जो छोटे मात्रक हैं, जो क्या कहलाते हैं, माइक्रोफैरड, जैसे 1 माइक्रोफैरड या 1 पिकोफैरड। तो 1 माइक्रोफैरड में 10⁻⁻6 फैरड होंगे और 1 पिकोफैरड में 10⁻12 फैरड होंगे। बात क्लियर हो रही होगी। तो आप लोगों को यही मात्रक ज़्यादा प्रयोग में लाने होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मात्रक था, ये छोटे मात्रक हो गए। तो न्यूमेरिकल्स में मोस्टली आपको यही वैल्यू दिखाई देंगी, माइक्रोफैरड। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल करेंगे उसको बदलेंगे, एसआई पद्धति में ही उसको फैरड में ही कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल करेंगे। चलो ये बात आगे की जाएगी जब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तब। अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे वैद्युत धारिता के कॉन्सेप्ट की। तो मैं समझ रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक बार फिर मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि ये धारिता की स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखें, जिस प्रकार किसी बर्तन में जल की मात्रा बढ़ाए जाने पर उसका तल बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार किसी चालक पर वैद्युत आवेश जो हम दे रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ाते जाएं तो उसका वैद्युत विभव बढ़ता जाता है, और एक निश्चित मात्रा तक ही हम उसको वैद्युत आवेश दे सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा आवेश देंगे तो उसके आसपास जो माध्यम है उसका रोधन टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। अब वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, कोई भी परावैद्युत माध्यम हो, वायु हो या कागज हो, कांच हो, अभ्रक हो, जो भी है, तो उसकी एक क्षमता है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो वैद्युत धारिता है वो किस किस पर डिपेंड करेगी। एक तो चालक के आकार पर। जैसे देखें, अगर हम बड़े साइज का बर्तन ले लें तो उसमें ज़्यादा पानी भर जाएगा, और बड़े साइज का ले लिया तो उसमें और ज़्यादा पानी भर जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमने कोई चालक लिया, उस चालक का कोई साइज़ है, उसको हम एक मैक्सिमम जितना आवेश दे सकते हैं, उससे बड़ा चालक ले लिया तो उस चालक पर उससे भी ज़्यादा आवेश हम स्टोर कर सकते हैं, उससे भी बड़ा ले लिया तो उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो यानी ये जो वैद्युत धारिता है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ किस किस बात पर निर्भर करेगी। आप लोग यहाँ लिखेंगे कि चालक की वैद्युत धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है, यानी डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। वैद्युत धारिता की निर्भरता किस किस टॉपिक पर निर्भर कर रही है। एक तो चालक के आकार पर, यानी साइज ऑफ अ कंडक्टर। चालक के आकार का क्या विश्लेषण किया हमने कि जितने बड़े आकार का चालक उतनी ही ज़्यादा उसकी वैद्युत धारिता। दूसरा, उसके आसपास के माध्यम पर, क्योंकि अलग अलग माध्यमों का जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा और जो परावैद्युत सामर्थ्य होगी वो अलग अलग होगी, उसी हिसाब से हम उस पर ज़्यादा आवेश स्टोर कर सकते हैं। यानी चालक के आसपास के परावैद्युत पदार्थ पर, यानी चालक के चारों ओर के भी लिख सकते हैं। चालक के चारों ओर के परावैद्युत पदार्थ पर। तीसरा, उस चालक के आसपास कोई अन्य चालक तो नहीं है। अगर कोई अन्य चालक है तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो चालक के निकट अन्य या चालक के निकट उपस्थित अन्य चालकों पर। तो अभी हमने बहुत संक्षेप में बात कर दी है। अब इन तीनों पॉइंट को दिमाग में रखना, ये एक एक करके आगे डिटेल में इनकी चर्चा होगी। जब हम व्यंजक निकालेंगे, एक्सप्रेशंस निकालेंगे, तब ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अभी हमने केवल एक इंट्रोडक्शन दिया है कि इसकी जो वैद्युत धारिता है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है। तो एक काम और करेंगे आप लोग, अब बिमी सूत्र, और हाँ, ये अदिश राशि है, सीधी सी बात है। कैसी राशि है ये भी लिख लेंगे।
मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ अदिश राशि, अदिश राशि। और एक काम आप लोगों के लिए है, आप इसकी क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र भी निकालना है भाई, ये तो निकाल लेंगे। Q का Q बराबर IT से, Q बराबर IT से 80 हो गया, V बराबर W/Q से। तो इस तरीके से सॉल्व करके, क्योंकि अब ये तो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ा चुके हैं और कई विमीय सूत्र निकाल चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप ये निकाल सकते हैं। या चलिए फिर भी देखिए, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। जैसे C बराबर Q/V है और V बराबर आप लोगों ने पढ़ा है W/Q, तो C बराबर Q/W और अपॉन Q, तो ऊपर Q² हो गया एक तरीके से। तो A2 T2, क्योंकि Q बराबर IT, I का A और T की विमा T, अब स्क्वायर है तो A2 T2 अपॉन कार्य की आप जानते ही हैं ML2 T-2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऊपर जाके M-1 और L-2 और T-2 ऊपर जाके +2 और 2 4 हो गए, T4 M-1 L-2 T4 और A2, ये विमीय सूत्र आ गया। अब ये काम तो आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। हमें केवल एक कॉन्सेप्ट समझना था, तो अब मैं बार बार ये विमीय सूत्र नहीं निकलवाऊंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, विमाएँ निकालना सीख चुके हैं। तो चलिए अब अगले टॉपिक पर चलेंगे कि किसी गोलीय विलगित चालक की वैद्युत धारिता का एक्सप्रेशन क्या आएगा, कितना व्यंजक, वो क्या व्यंजक आएगा, उसकी वैद्युत धारिता कितनी होगी, उसके लिए व्यंजक निकालेंगे। तब तक आप उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब देखिए, हमने यहाँ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस लिखा है, वैद्युत धारिता लिखा है, तो कभी कभी हम केवल धारिता भी लिख देंगे तो वो अंडरस्टूड होगी। अब बार बार इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल कैपेसिटेंस भी कहेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ही है। तो अगर मैं अपने लेक्चर में अगर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ना कह के कैपेसिटेंस कहता हूँ, तब भी आप लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ही समझेंगे। तो देखें, विलगित गोलीय चालक का क्या अर्थ है यहाँ पर, यानी हमारे पास एक गोला है, अब विलगित है, आइसोलेटेड, इसका मतलब है कि उसका अन्य किसी चालक से कोई संबंध नहीं है, सेपरेट है। यानी जैसे अगर उसको हम कहीं रखेंगे भी तो एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रख दिया है, जैसे ये इंसुलेटर है, तो इसका पृथ्वी से भी कोई संबंध नहीं रहा और इसके आसपास और कोई चालक उपस्थित नहीं है, तो ये आइसोलेटेड हुआ। तो देखें, अगर जैसे हमने इसको धनावेश दिया, और कितना आवेश दिया, Q, ये उसका सेंटर है और इसका जो रेडियस है वो है R। ये जो गोलीय चालक है उसका रेडियस R है और इसको हमने Q आवेश दिया है, और Q आवेश देने पर इसका विभव V हो चुका है। उस समय इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, V, इसका विभवान, इस पर जो विभव है V है। तो देखें, अगर हम बल रेखाएं खींचें तो ये बाहर की ओर, या हम सीधे सीधे देखिए बात करते हैं कि इसके पृष्ठ पर, यानी आवेश कहाँ स्टोर हो रहा है, पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर विभव कितना होगा, गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 K Q/R। हमने ये मान लिया कि यह गोला जहाँ रखा है उसके चारों ओर का जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक कितना है, K है। अगर वायु या निर्वात होता तो K1 हो जाएगा। तो हम ऐसा परावैद्युत माध्यम मान के चल रहे हैं कि ये गोलीय चालक कहाँ रखा हुआ है, ऐसे परावैद्युत में जिसका परावैद्युतांक K है, तो विभव इतना होगा।
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं विभव इतना कैसे हो गया। और एक बात और देखिए, ये 3 पॉइंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे अभी मैंने लिखे रहने दिए हैं, क्योंकि इसका व्यंजक निकाल करके फिर हम इन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, तो आप लोग को मुझे फिर दिखाने पड़ेंगे ये पॉइंट, इसलिए तो ये इस टॉपिक से अलग हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को इसकी सहायता से हम समझेंगे। तो देखें, गोलीय चालक है और हमने ये बताया है कि कोई भी चालक किसी भी शेप का हो हमेशा समविभव पृष्ठ होता है। चालकों की स्थिर वैद्युत की ये टॉपिक हमने पढ़ाया था, अगर आप लोग उसको भूल चुके हैं तो उस लेक्चर को या अपने नोट्स को दोबारा पढ़िए, जिससे ध्यान आ जाएगा। समविभव पृष्ठ है और समविभव पृष्ठ पर जो बल रेखाएं होती हैं वो लंबवत होती हैं, धनावेश है तो बाहर की ओर होंगी। तो लंबवत कैसे होंगी? लंब रेखा क्या होती है? सेंटर से जाने वाली, त्रिज्या हमेशा लंबवत होती है, तो ये रेखाएं रेडियली आउटवर्ड इस तरीके से होंगी, यानी ऐसा लगेगा कि ये केंद्र से निकल के आ रही हैं इस तरीके से। ठीक है, 2-3 बना दी हमने। सॉरी, ये सेंटर O है इसका। तो ये रेखाएं केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि ये ठीक उसी तरीके का व्यवहार हो रहा है कि अगर ये +Q आवेश जो इस गोलीय चालक को दिया गया था, अगर यहाँ रखा होता सेंटर पर, तब भी बल रेखाओं की शेप यही होती। तो हम इस आवेश को व्यंजक निकालने के लिए ये मान सकते हैं कि ये कहाँ कंसंट्रेट है, यानी कहाँ संकेंद्रित है, बिंदु O पर। तो देखिए R दूरी पर कितना विभव होता है? इतना ही होता है, तो इसलिए हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है। तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव V हमने निकाल लिया। अब वैद्युत धारिता की परिभाषा से, तो वैद्युत धारिता कितनी हो गई? वैद्युत धारिता C बराबर Q/V, V का मान रखते हैं, तो C बराबर Q इंटू V की वैल्यू रखेंगे, अपॉन में है पलट के लिख दीजिए 4πε0 के R, यानी जो हर था अंश को हर बना दिया क्योंकि अपॉन में है, अपॉन ऊपर क्या था Q, Q से Q कैंसिल, तो धारिता आ गई C बराबर 4πε0 के R। तो देखिए रेडियस पर डिपेंड कर रही है, और यहाँ सीधे सीधे अब इस पॉइंट पर आइए चालक के आकार पर। तो देखें यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि C किस पर निर्भर कर रही है? R पर, सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती है, यानी जितना बड़ा R, यानी गोली चालक जितने बड़े आकार का लोगे, जैसे छोटा गोला, फिर बड़ा गोला, फिर बड़ा गोला और बड़ा गोला, तो जैसे जैसे गोले की त्रिज्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे धारिता बढ़ती चली जाएगी, यानी उस पर आवेश की मात्रा और ज़्यादा स्टोर की जा सकती है, यानी धारिता आकार पर निर्भर कर रही है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब दूसरी बात परावैद्युत पर निर्भर करती है, इसको देखते हैं। देखिए इस व्यंजक में C K के प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी जितने ज़्यादा परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ में रखेंगे उस गोलीय चालक को, तो धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए। अब चालकों की उपस्थिति पर कैसे निर्भर करती है, ये हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, संभव हुआ तो इसी लेक्चर में, अन्यथा अगर लेक्चर ज़्यादा बड़ा होता है तो अगले लेक्चर में इस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। ये पॉइंट हम हटा देते हैं, ये आपके पास नोट है। तो यहाँ देखिए, जैसे अगर हम वायु ले लें, ये कहाँ रखा होता? वायु या निर्वात में, तो K कितना हो जाता? 1। तो धारिता हम C0 से लिख लेते हैं। ये धारिता कब है? जब इसके चारों ओर वायु या निर्वात है। तो C0 K की जगह 1 रखेंगे तो केवल कितनी रह गई? 4πε0 R। तो यहाँ से देखिए इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर डिवाइड करें तो C/C0 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? K। देखिए ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा? K। तो देखें, यानी जैसे ही परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो C बराबर C0 इंटू K, वायु की तुलना में K गुना बढ़ जाएगी। जैसे अगर हमने मान लीजिए कोई ऐसा परावैद्युत रख दिया जिसका परावैद्युतांक 7 है, तो वायु की तुलना में एकदम उसकी धारिता चालक की कितनी बढ़ गई? 7 गुना। समझ रहे हैं ना? तो धारिता परावैद्युत पर निर्भर कर रही है। और यहाँ से परावैद्युतांक की परिभाषा भी बना सकते हो।
कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की उपस्थिति में चालक की वैद्युत धारिता तथा वायु की उपस्थिति में वैद्युत चालक की धारिताओं के अनुपात को उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक के कहते हैं। परावैद्युतांक पीछे भी आ चुका है कई बार, तो धारिता के पदों में भी परावैद्युतांक को डिफाइन किया जा सकता है। तो देखें यहाँ बात क्लियर हो गई। अब हमने एक बात कही थी थोड़ी देर पहले, उसको और समझ लीजिए कि 1 फैराड बहुत बड़ा मात्रक है, उसके लिए हमें बहुत बड़े आकार का गोला लेना पड़ेगा, एक साइज की कल्पना करनी है। जैसे हम 1 लीटर की बोतल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में उस बोतल का साइज का अंदाज़ा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अब हम ये अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर 1 फैराड धारिता का कोई गोलीय चालक है तो उसका साइज कितना बड़ा होगा। तो देखें इस व्यंजक में अभी हमने पढ़ा, ये अलग से है, वही एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा रहे हैं कि अगर हम धारिता कितनी ले रहे हैं 1 फैराड, तो अब हम उसका साइज यानी गोले की त्रिज्या निकाल लें। आर कितनी त्रिज्या होगी, तो देखिए C बराबर फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो आर बराबर कितना आ गया, ये इधर आके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी हो गया। क्लियर, C अपॉन दिस, और इसकी वैल्यू हम जानते ही हैं 9 × 10⁻9, और C कितना ले रहे हैं 1 फैराड, तो 1 रख दिया। तो 9 × 10⁻9 मीटर, ये आ गई रेडियस, किलोमीटर में बदलेंगे तो 9 × 10⁻6 किलोमीटर, भाई 1000 से डिवाइड करेंगे यानी 90 लाख किलोमीटर हो गए। कितना हुआ, यानी कितनी त्रिज्या का गोला लेना होगा हमें, 90 लाख किलोमीटर का, तब उसकी धारिता कितनी होगी 1 फैराड। बात क्लियर हो रही होगी। तो 90 लाख किलोमीटर कितने हैं ये, 90 लाख, 1 2 3 4 5, ये तो है इस गोलीय चालक की धारिता। और जबकि पृथ्वी की त्रिज्या मात्र 6400 किलोमीटर ही है। जो अर्थ की रेडियस है यानी आर ऑफ अर्थ, RE, तो यहाँ समझें पृथ्वी का साइज हमारा जो है 6400 किलोमीटर है, उसकी त्रिज्या, उसकी जो त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर है, और ये जो गोलीय चालक आ रहा है 90 लाख किलोमीटर आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पृथ्वी पर भी नहीं रख पाएंगे, इतना बड़ा गोला है, पृथ्वी के आकार से कई गुना बड़ा हो गया। कितने गुना बड़ा हो गया, इसमें इससे डिवाइड कर लीजिए, 90 लाख में 6400 का भाग दे दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 फैराड के धारिता के गोलीय चालक का आकार पृथ्वी के आकार से कितने गुना होगा। ये काम आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं। तो खैर, ये रहा विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है समझ में आया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे अगले टॉपिक पर। तो बच्चों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और कल के लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब कल हम क्या पढ़ेंगे वो हम आज ही बता देते हैं। आज हमने निकाला विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। अब विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता हम निकाल चुके हैं। अब कोई भी चालक है हमारे पास, उसको जब हम आवेशित करते हैं तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी संचित होती है। तो उस आवेशित चालक में कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, इसकी गणना हम कल के टॉपिक में करेंगे। और एक जो तीसरा पॉइंट था कि वैद्युत धारिता जो थी, वो तीसरा पॉइंट यहाँ जो लिखा हुआ था कि अन्य चालक की उपस्थिति पर कैसे निर्भर करती है, वो भी कल समझेंगे, क्योंकि कल हम स्टार्ट करेंगे संधारित्र, कैपेसिटर। तो संधारित्र का जो सिद्धांत है वो उसी 3rd पॉइंट पर है। तो आज बताएंगे, कल फिर बताना पड़ेगा, तो हम उसी के साथ बताएंगे, तो वो पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसको विधिवत नोट्स बनाइए, इसकी थ्योरी सहित इसको अच्छे तरीके से लिखिए और इसको तैयार कीजिए, जिससे आगे आने वाले टॉपिक्स जैसे कैपेसिटर है उनको समझने में कोई दिक्कत न हो। क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है वैद्युत धारिता, तो नए कॉन्सेप्ट को नई ऊर्जा के साथ पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। और उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग विधिवत नोट्स भी बना रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो इस काम को अवश्य करें। ओके, मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू।